ताई की राम राम। एक कहानी सुनाती हूँ, सुनना, सीख मोटिवेशनल। बिल्कुल एक फ़कीर की 4 सीख। वो फ़कीर क्या बताता है, सुनना ध्यान से, उसकी बातों पर अमल करना। एक आदमी था जिसका नाम सुखराम था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसका एक छोटा भाई रहता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक एक दिन सुखराम जी गुजर गए और उनका अंतिम संस्कार होते ही उसकी पत्नी को इतना गहरा सदमा लगा कि वह भी इस संसार को छोड़कर चली गई। अब सुखराम के परिवार में सिर्फ उसका बेटा ललित और उसका भाई रह गए। अपने चाचा के सहारे ही था ललित लड़का भी। पिता की मृत्यु होते ही ललित पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और अब साल भर तक छोटे भाई रामलाल की भी शादी हो गई। शादी के कई साल बीतने पर जब चाची संतोष आई तो उसे कोई संतान नहीं हुई। अजीब सी हो गई। बात बात पर ललित को डांटती रहती, ताने मारती, साथ ही उसका घर का सारा उससे काम करवाती। सारा व्यापार धीरे धीरे ललित के चाचा रामलाल संभालने लग गए। एक दिन चाची ने न जाने किस बात पर ललित को बहुत डांटा, यहाँ तक कि आज उसने ललित पर हाथ भी उठा दिया। गुस्सा होकर शांत स्वभाव से ललित ने घर छोड़ने की सोच ली और अगले ही दिन सबके जागने से पहले गुल्लक के सभी पैसे निकालकर घर से निकल गया। उसके पास बस पहने हुए कपड़ों के अलावा एक थैले में एक जोड़ी कपड़े। और गांव से बाहर निकलते ही ललित ने मंदिर में भगवान के दर्शन करने की सोची। उस समय उसके मन में यह विचार चल रहा था, पता नहीं अब दोबारा यहाँ वापिस आऊँगा या नहीं, राम जाने कब आना होगा। एक छोटा बच्चा अपने घर से निकलेगा तो वह डर ही लगेगा उसे। ललित क्या करता बेचारा, मजबूरी थी, माता पिता तो थे नहीं, उसका चाचा चाची उसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए अपने घर से बाहर निकलना ही सही लगा उसे। इस प्रकार सोचते सोचते जब वह मंदिर के सामने भगवान के दर्शन करके निकला तो सामने से उसे एक फकीर दिखाई दिया। वह फकीर आराम से बैठा हुआ था। फकीर उसे आवाज़ लगाकर कहा, बेटा लगता है तुम कई दिन दूर यात्रा से चले आ रहे हो और जाते इस फकीर बस 1 रुपये की सीख लेते जाओ। फकीर की आवाज़ सुनकर ललित रुक गया। ललित के पास गुल्लक में केवल कुछ ही रुपये थे। इस समय 1 रुपया तो उसके लिए बहुत भारी रकम थी। फिर भी उसने सोचा जाते समय दान पुण्य करके निकले तो 1 रुपया दान ही सही, मुझे सीख सुननी चाहिए, पता चले जीवन में कौन सी बात काम आ जाए। उसने 1 रुपया फकीर को दे दिया और बोलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद फकीर ने कहा, बेटा मेरी एक बात याद रखना, मनुष्य को कभी भी यात्रा बिल्कुल अकेले नहीं करनी चाहिए। यदि आदमी न मिले तो साथ किसी जानवर को ही ले ले। ललित को उसकी बात अच्छी लगी। उसने फकीर को 1 रुपया देते हुए और सीख बताने के लिए कहा। फकीर ने कहा, बेटा तुम अच्छे हो और अच्छे हो, आदमियों के बिना किसी कारण ही बहुत से लोग दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए यदि आप कभी भी घर से बाहर कहीं भी भोजन करो तो पहले अपने खाने में से किसी कुत्ते बिल्ली आदि को खिलाकर बाद में समय भोजन करना। अब यह बात भी ललित को ठीक लगी, इसलिए उसने 1 और रुपया दिया और फकीर से एक बात और बताने के लिए कहा। तब फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारी यात्रा लंबी लगती है, जहाँ दोनों तरफ आमने सामने घर हों, अनजान जगह पर सोते समय अपनी खाट और चादर खुद अपने हाथों से ही बिछाना और ऐसी नींद सोना जो जरा सी आहट में खुल जाए। अब ललित को उस फकीर की बातें सुनकर और भी मज़ा आ रहा था। उसने 1 रुपया और दे दिया। फकीर ने ललित से कहा, किसी भी मुसीबत की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए।
हर समस्या का हल ठंडे दिमाग से निकालना चाहिए। परदेश में आदमी का अपना विवेक ही सच्चा साथी होता है। बेटा बस अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मगर मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। जीवन में कभी कहीं पर यह बातें तुम्हें ज़रूर काम आएंगी। यह कहकर फकीर वहाँ से चल दिया और ललित वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। धीरे धीरे वह फकीर उसकी आंखों से ओझल हो गया। तब ललित को आगे भी चला, मगर चलने से पहले उसने रास्ते के लिए एक दुकान से थोड़ा सा चना चवेना लिया और एक गिलास में पानी ले लिया। यह सोचते हुए आगे चला कि मैं अनजान यात्रा के लिए साथी कहाँ से लाऊं। तब थोड़ी सी दूर गया, उसने देखा कि कुछ कुत्ते एक बिल्ले को परेशान कर रहे हैं। उसने कुत्तों को भगाकर बिल्ले को बचा लिया और थोड़ा सा गुड़ खिलाकर पानी पिला दिया। अब वह बिल्ला हल्की आवाज़ करते हुए पैरों में लौटने लगा और आदमी ना सही जानवर ही सही, यात्रा में कोई साथी तो होना चाहिए। यह सोचकर ललित ने उस बिल्ले से पूछा, क्यों बिल्लू, मेरे मित्र बनकर मेरे साथ यात्रा करने चलोगे? शायद वह बिल्ला ललित की बात समझ गया, इसलिए वह ललित के पैरों में लौटने लगा। अब ललित ने उस बिल्ले को उठाकर अपने थैले में रख लिया और आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे दोपहर हो गई और वह थक भी गया। उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची और वह आराम करने के लिए जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कुछ चना खुद खाया और कुछ उस बिल्ले को भी खिला दिया। मगर ललित की आंख लग गई। जरा सी देर हुई थी, तभी ललित की आंख लग गई। आंख लग गई तो वह बरगद के पेड़ के पर एक नाग और कौवा रहते थे, जो उनकी आपस में यही गहरी मित्रता थी। जब वह थका हुआ था, कोई यात्री वहाँ सोया होता था तो कौवा आवाज़ करके नाग को बुला लेता था। नाग उस यात्री को डस कर मार देता था और फिर कौवा जाकर उसकी आंखें निकाल लेता था और जमकर मांस को खाता था। नाग भी जंगल में इधर उधर बेफिक्री होकर घूमता, शिकार करते हुए घूमता रहता। और जब नाग को कोई खतरा उत्पन्न होता तो कौवा काँव काँव करके सतर्क कर देता। अब वह नाग खतरे की जगह से भाग जाता। अब आज भी ललित को सोए देखकर कोई ने काँव काँव की तो नाग अपनी बम्बी से बाहर निकल आया। जब ललित के पास बैठा बिल्ला कुछ समझ पाता, नाग ने ललित के पैर पर डस लिया और भाग गया। नाग के जाते ही ललित के शरीर में जहर फैलने लगा और वह ललित बेहोश हो गया। बिल्ले की समझ में नहीं आया तो यह अपने मित्र को कैसे बचाए। ललित के चेहरे के पास आकर उसे सूंघने और चाटने लगा। तभी कौवा ललित के पास आया और चेहरे के पास आने की कोशिश करने लगा। बिल्ला तुरंत सारी बात समझ गया। पहले तो कौवे को दूर भगाने की कोशिश की, परंतु कौवा हाथ में आए शिकार को कैसे जाने देता। अनेक बार कोशिश करने के बाद कौवा धीरे धीरे ललित के चेहरे की ओर आने लगा तो बिल्ले ने झपट कर उसकी गर्दन अपने मुंह में पकड़ ली। अब तो कौवे की जान खतरे में आ गई। वह छटपटाने लगा। बिल्ले से कहा, मुझे छोड़ दे, क्यों पकड़ा? बिल्ले ने पहले कौवे को अगले पंजों की तरह में ऐसे दबा लिया। कौवे से कहा, मित्र, तुमने मेरे मित्र को डसा है, अब तुम इसका मांस खाना चाहते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह बिल्ला उस कौवे पर दबाव डालने लगा। बिल्ले ने कहा, पहले अपने मित्र को बुलाकर मेरे मित्र का विष निकलवा कर इसे जीवित करो, तब तक वह जिंदा नहीं होगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपनी जान खतरे में देखकर कौवे ने मित्र नाग को बुलाया। तब ललित के शरीर से विष निकालने के लिए नाग ने अपने मित्र की जान खतरे में देखकर तुरंत ललित के शरीर से नाग ने उसका विष चूसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ललित के शरीर का रंग बदलने लगा। वह होश में आ गया, परंतु अपना ही विष चूसने के कारण नाग निढाल होकर बेहोश हो गया और ललित ने जागकर नाग को बेहोश और बिल्ले को कौवे की गर्दन पकड़े हुए देखा तो तुरंत सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। ललित ने बिल्ले से कहा, इस कौवे की नाग को जीवित नहीं छोड़ना है।
नहीं तो ये दोनों कौवा और नाग हमें न जाने कितने यात्रियों की जान ले लेंगे हम जैसों की। ललित की यह बात सुनते ही बिल्ले ने तुरंत उसको अपने मुंह में पकड़कर उस कोए की गर्दन मरोड़ दी। उसने कोए की जान निकल गई। इधर ललित ने अपनी लाठी से नाग को कुचल दिया और मृत्यु को वह प्राप्त हो गया। अब ललित की फकीर की पहली शिक्षा का स्मरण हो आया। उसने पहले ही दिन जान बचाई। उसने मन ही मन फकीर को प्रणाम किया और साथ ही ईश्वर को भी धन्यवाद किया जिसने ललित को उस बिल्ले को अपना मित्र बनाने की सद्बुद्धि दी थी। उसने सोचा कि फकीर ने कहा था कि कभी भी कहीं भी बेसुध होकर सोना नहीं चाहिए, यात्रा कभी अकेले नहीं करनी चाहिए। आज उसके यह समझ में आ रही थी। उसने फकीर की शिक्षाओं को भी फिर से दोहराया क्योंकि अब वह उसे विश्वास हो गया था कि फकीर की शिक्षाएं कभी न कभी उसके काम जरूर आएंगी। साथ ही उसने बिल्ले को उठाकर चूम लिया और नाग और कोए से उसकी जान बचाई थी। इसके बाद ललित ने फिर से बिल्ले को गुड़ और चने खिलाए और पानी पिलाया। फिर उसने थैले में डालकर ने की सोचते हुए अपनी यात्रा पर चल पड़ा। आखिर कहाँ उसे ठिकाना मिलेगा। तब ललित की बाकी यात्रा बिना किसी संकट के बीती। वह अपने शहर से कहीं बहुत दूर जाकर काम करके गुजारा करना चाहता था, जहाँ उसे अपने परिवार का कोई ना जानता हो, जिससे उसके परिवार की कोई बदनामी भी ना हो। और अब यात्रा करते करते उसके पास पैसे जो भी थे वो सब खत्म हो चुके थे। आज सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था, परंतु बिल्ला भी कुछ खाए बिना अब उसके साथ ही बना हुआ। शाम होते होते भूख प्यास के कारण बहुत ज़्यादा थक कर इस नए शहर में मुख्य बाजार में एक पंसारी की दुकान थी। चबूतरे पर गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर बिल्ला उसके थैले से निकलकर हल्की आवाज़ करते हुए पाँव चाटने लगा। इस समय पंसारी की दुकान बंद ही होने वाली थी। उस दुकान के मालिक सेठ पूरे दिन का अपना हिसाब किताब लिख रहे थे कि चबूतरे पर बेहोश देखकर बैठे न रह सके। उसने बच्चे को उठाकर उसके मुंह में पानी छिटक दिया और उसे होश में लाने की कोशिश की। जब ललित होश में आया तो सेठ जी ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए? देखने में तो तुम किसी अच्छे घर के नज़र आते हो, मगर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? लगता कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ललित ने सारी बातें सुनाई। ललित से कुछ भी नहीं बोला गया। वह फिर से निढाल हो गया। अब सेठ जी ने उसे थोड़ा सा खाना खाने को दे दिया और फिर पानी पिलाया। ललित की जान में जान आ गई। अब ललित की जान में जान आ गई तब बिल्ला बैठा बैठा उसको देख रहा था। फिर पानी पिलाया। उसने सेठ जी के यह देखकर समझ गए कि बिल्ला भी इस बच्चे के साथ ही है, ये इसे बैठा बैठा देख रहा है और इसकी तरह ही भूखा। उसने कुछ खाना पानी बिल्ले को भी दे दिया। खा पी कर उस बच्चे का ललित के पास ही बैठ गया। जब सेठ जी ने दोबारा ललित से इसके बारे में पूछा तो ललित ने अपना असली परिचय छुपाते हुए हर्ष नाम बता दिया और अपने शहर का नाम बदल कर और बताया कि मैं किसी मुसीबत का मारा हुआ हूँ। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं है। यदि उसे ऐसा कोई काम मिल जाए वह परिश्रम से काम करेगा और अपना गुजारा चला लेगा। तो वैसे ही सेठ को नौकर की ज़रूरत थी। उन्होंने हर्ष से पूछा, हर्ष तुम क्या काम कर सकते हो? हर्ष ने कहा, सेठ जी थोड़ा सा दुकान का ही काम आता है। वैसे सीखने में मैं दुकान का कोई काम भी कर लूँगा। मजदूरी पूछी तो हर्ष ने कह दिया, सेठ जी जो दोगे मुझे वही मंजूर है। सेठ जी ने कहा, ठीक है बेटा। अब लड़के ने हमें वर्दी और सेठ ने कहा, सब ठीक है, मेरी आपसे एक प्रार्थना। सेठ ने पूछा, क्या बात है? हर्ष ने कहा, सेठ कुछ खास नहीं है, बस मुझे इस बिल्ले को अपने साथ रखने की इजाज़त दे दे। यह मेरे सफ़र का साथी है
और इसने राह में मेरी जान बचाई थी। सेठ ने हैरान होकर पूछा, बिल्ले ने तुम्हारी जान कैसे बचाई? तब मुसीबत की कहानी सेठ जी को सुना दी और सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ इस बात को सुनकर, और उन्होंने उस बिल्ले को अपने साथ रखने की इजाज़त दे दी। सेठ जी उसे साथ लेकर घर पहुँचे। साथ ही मैले कपड़े में एक सुंदर बालक को देखकर सेठानी ने सेठ जी को से उसके बारे में पूछा। सेठ ने सेठानी को सारी बातें बता दी और कहा, मैंने इसे अपनी दुकान पर नौकर रख लिया है और इसे भूख लगी खाना खिलाकर बाहर वाले कमरे में सोने की जगह कर दो। इस बिल्ले को भी कुछ खाने को दे देना सेठानी। चलो, अच्छा काम किया। अब तक आप अकेले ही थे, हर एक काम के लिए परेशान रहते थे, सेठानी ने सेठ से कहा। अब यह लड़का कुछ काम संभालेगा, आपको भी कुछ आराम मिलेगा। खाना खाते समय हर्ष ने पहले अपने बिल्ले को खाना खिलाया, उसके बाद खुद खाया, उसके बाद सोने के लिए आंगन में पड़ी एक खाट पर बाहर वाले कमरे में डाल दी और सेठानी द्वारा दी गई ओढ़नी लेकर लौट गया। थका आ रहा था, उसे नींद आ गई। पास बैठा बिल्ला कुछ देर तो उसे टुकुर टुकुर देखता रहा, लेकिन दरवाजे के पास जाकर वह भी सो गया। अब हर्ष ने धीरे धीरे दुकान का सारा काम सीख लिया। उसकी लगन और व्यवहार से दुकान का काम बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में दुकान का काम बढ़कर चौगुना हो गया। हर्ष सुबह से शाम तक खूब परिश्रम करता। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के कारण उसे भूख भी खूब लगती। सेठ जी तो 2-3 रोटी खाते। सेठानी उसका 5 साल की बेटी नंदनी की खुराक भी कम थी। जितना भोजन इन तीनों के लिए बनता, अकेले हर्ष के लिए बनता इतना। यह देखकर छोटी सी नंदनी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोली, एक दिन नंदनी की सहेली विशाखा ने हर्ष को दोपहर में भोजन करते देख लिया। नंदनी जो सेठ की लड़की थी, उस समय तो वह कुछ बोली नहीं, लेकिन बाद में नंदनी के साथ खेलते हुए सहेली नंदनी से कहने लगी, अरे इतना खाना तुम्हारा नौकर खाता है अकेला, इतना तो पूरा भुकाल ही छक जाए। नंदनी को भुकाल शब्द इतना पसंद आया कि उसने हर्ष को भुकाल नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अब ऐसे करते हुए बहुत साल बीत गए। अब सेठ जी का व्यापार ज़्यादा फैल गया, उसकी वजह सिर्फ हर्ष ही था, क्योंकि उसके दिमाग में इतना ज़्यादा था कि व्यापार को दिन रात आगे बढ़ाने के बारे में ही वह सोचता रहता था। अब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। तब सेठ जी ने कहा, तुम्हें क्या कहना है? तब सेठानी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नंदनी भी बड़ी हो गई है और जवान है, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें, क्योंकि मुझे तो हर्ष बहुत ही भाग्यवान लगता है, क्योंकि इसी वजह से आज हम इतने ज़्यादा अमीर हो गए हैं और हमारी भी इकलौती ही बेटी है, तो वैसे भी घर जमाई की ज़रूरत है, तो यह हर्ष ही हमारा घर जमाई बनकर रह लेगा और हमारी बेटी को भी कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक बार सेठ जी सेठानी की बात सुनकर चौंक गई। फिर अचानक सेठानी ये क्या बात ले बैठी। फिर उन्होंने संभल कर कहा, देखो भगवान तो भाग्यवान, तुम्हारी बात तो ठीक है, मुझे भी इसमें फ़ायदा ही है और इसमें एक दिक्कत है जिसके बारे में शायद तुम भूल रही हो। सेठानी ने पूछा, वह क्या सेठ जी, आप बता दो कि मैं भूल क्या रही हूँ। सेठ जी बोले, भाग्यवान, यदि हम तुम्हारी बात मानकर नंदनी की शादी हर्ष के साथ कर देते तो हमें वचन भंग करने का पाप लगेगा। तुम्हें याद होगा कि कुछ साल पहले हम तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी में गए थे और उस वक्त नंदनी केवल 2 ही साल की थी और यह खेलते खेलते एक बच्चे के साथ दूल्हा दुल्हन की जगह विवाह की बेदी पर बैठ गई। तब पंडित जी ने हंसते हुए कहा, क्या दुल्हन से पहले इन्हीं के फेरे करवा दूं? इस पर हंसते हुए दूल्हे के बड़े भाई हरिराम ने इन दोनों का
विवाह की वेदी से उठाते हुए कहा, पंडित जी, आज नहीं तो बरसों बाद सही इन दोनों के फेरे तो आपस में ही होने। इस बिटिया के माता पिता को आपत्ति ना हो तो कन्या का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। जो इसका साथ है उस समय मैंने हंसते हुए कह दिया, मैं भी इस कन्या का पिता हूँ और मुझे यह रिश्ता स्वीकार है, पर शादी और विदाई बच्चों के जवान होने पर ही हो। इसके बाद हम दोनों ने हाथ मिलाकर आपस में गले मिलकर इस रिश्ते को तैसा ही कर दिया था, जिस पर वहाँ उपस्थित सभी बारातियों ने हम दोनों को बधाई देते हुए मिठाई भी खिलाई। ऐसे हम नंदनी का विवाह किसी और के साथ कैसे कर सकते हैं, चाहे वह हमें कितना भी पसंद क्यों न हो। सेठानी ने कहा, हाँ जी, आपने यह बात बताई तो थी, क्योंकि उस समय तो बहन को तैयार करने में लगी थी मैं, मगर इतने साल बीत गए, न उन्होंने कोई खोज खबर ली, ना ही हमने कभी उनसे मिलकर ये बातें करने की कोशिश की, तो पता नहीं लड़का जीवित भी है या नहीं। सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, शुभ शुभ बोल, हमारी नंदनी का मंगेतर है, भगवान करे उसे किसी की नज़र ना लगे। सेठानी ने यह कहा तो अब तो वह लड़का भी जवान हो गया होगा, पता है कि शादी भी हो गई होगी, नहीं तो वो लोग खोज खबर ना लेते, कोई संदेश ना भेजते। सेठानी की बात को समझते हुए सेठ जी बोले, भाग्यवान ठीक है, उन्होंने कोई खोज खबर नहीं ली, तो हमने ही रिश्ता इतने समय में कभी भी उनकी खबर ली है? हम लोगों ने भी ऐसा करते हैं कि हम उनके पास शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए संदेश लेकर किसी नाई को भेज देते हैं, साथ ही कुछ फल और मिठाई भी भेज देंगे। अगर वहाँ शादी का संदेश वहाँ से आया तो हम मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में नंदनी की शादी सेठ हरिराम के लड़के से कर देंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी इच्छा अनुसार आगे इस लड़के से बात करेंगे, लेकिन तब तक नंदनी या हर्ष से कोई बात मत करना, पता नहीं विधाता को क्या मंजूर हो, क्योंकि जोड़ियां तो ऊपर भगवान ही बनाकर भेजते हैं, तो हम तो माध्यम मात्र हैं। सेठानी को यह बात बहुत पसंद आई। दूसरे दिन सुबह सेठ ने हर्ष से कहा, बेटा जल्दी से जाकर आप अपने नाई को बुला कर लाओ। हर्ष ने पूछा, सेठ जी वह किस लिए? अचानक नाई की क्या ज़रूरत पड़ गई? सेठ ने जवाब दिया, बेटा उसे एक ज़रूरी संदेश लेकर नंदनी के ससुराल भेजना है। हर्ष को बहुत आश्चर्य हुआ, इतने साल में उसने सामने कभी नंदनी की ससुराल का जिक्र तक नहीं सुना, इसलिए उसने सेठ से पूछा, सेठ जी क्या नंदनी की शादी हो चुकी है? मुझे तो अभी पता ही नहीं था, सेठ जी ससुराल कहाँ है? सेठ जी ने बताया, अभी नंदनी की शादी नहीं हुई है। कुछ साल पहले एक शादी में नंदनी का रिश्ता सेठ हरिलाल के बेटे ललित से हो गया था। इतने सालों में ना तो हमने उनकी कोई खोज खबर ली और ना ही उनकी तरफ से कोई संदेश आया। अब नंदनी जवान हो चुकी है, तो अब उसकी शादी करके हम ससुराल के लिए विदा करना ही चाहते, इसलिए तुम जाकर नाई को बुला लाओ। यह सारी बात सुनकर हर्ष बने ललित को और भी आश्चर्य हुआ कि वर्षों पहले नंदनी का रिश्ता उसी के साथ तय हुआ था। यह बात तो उसे भी पता नहीं थी, परंतु आश्चर्य और भावनाओं को दबाकर वहाँ के नाई को बुला लाया। सेठ ने उसे समझा बुझाकर नंदनी के ससुराल जाने के लिए कहा, तो नाई ने सेठ जी को तुरंत कहा, मैं चला जाता हूँ, परंतु एक समस्या है, मेरी घरवाली को बच्चा होने वाला है। वैद्य जी का कहना है कि दिन पूरे हो गए हैं, अब बच्चा भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं तुरंत वहाँ नहीं जा सकूँगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो सुरक्षित बच्चा होने के बाद बस सतुक खत्म होते ही सूतक नंदनी बिटिया की ससुराल चला जाऊँगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है, इतना समय बीत गया तो कुछ दिन और सही। सेठ नाई को प्रणाम करके चला गया। सेठ जी ने नंदनी के बारे में बात करने ललित को पहली बार ही पता चल गया कि उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी।
और उस नंदनी के साथ जो उसी के मालिक की बेटी है, अभी तक तो उसका रिश्ता नंदनी के साथ मालिक की बेटी और नौकर जैसा ही था, लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब उसका भी अपने घर वापस जाना जरूरी हो गया। उसी दिन शाम को ललित ने अपने मालिक जी से कहा, मालिक, पिछले कुछ बहुत साल से मैं यहाँ पर हूँ। इतने समय से मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ के अलावा भी मेरा कोई और घर है। मेरा वहाँ जन्म हुआ था, लेकिन अब नंदनी की शादी की बात सुनकर मुझे भी याद आ गया कि मेरे माता पिता ने भी मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था और अब वे लोग तो शादी की सोच ही रहे होंगे, इसलिए मेरा घर वापस जाना ज़रूरी है। तब वह घर जाने की तैयारी करूं मैं। उसकी बात सुनकर सेठ जी ने कहा, अरे तुम इतने साल से हमारे पास रह रही हो, यह तो तुमने कभी बताया ही नहीं, इतनी बड़ी बात राज की रखी। ललित ने कहा, सेठ जी कैसे बताता, गरीबी के कारण घर से मैं कुछ कमाने के लिए निकला था, इसलिए ध्यान बस नौकरी पर ही था। रिश्ते की बात तो मैं भूल ही गया था। यह बात नंदनी के रिश्ते की बात से मुझे याद आ गई। अब इजाज़त हो तो मैं अपने घर परिवार को देखाऊं। सेठ जी को ना चाहते हुए कहना पड़ा, अरे क्यों नहीं, अब तो तुम जवान हो गए हो, घर बसाना चाहते हो तो तुम घर बसाओ और तुम्हारा घर बसाना बनता है। कल मैं तुम्हारे लिए सारी रकम दे दूंगा, निकाल कर लाता हूँ बैंक से और घर जाने की तैयारी कर लेना। मगर तुम्हारी रकम तो काफ़ी बड़ी है, तुम्हारा रास्ता भी लंबा है, सो कुछ सोचा है? इतना धन लेकर कैसे जाओगे? रास्ते में चोर डाकू भी मिल जाएंगे तो जान खतरे में पड़ सकती है। सेठ जी की बात सुनकर ललित भी सोच में पड़ गया और जानता था सेठ जी की बात बिल्कुल सही है। ललित को रात भर नींद नहीं आई, परंतु रात भर में उसने अपनी समस्या का हल सोच लिया। अगले दिन सेठ जी से रकम मिलने के बाद वह सीधा बाजार में जौहरी के पास गया और जौहरी से कुछ कीमती रत्न खरीद लाया। फिर उस रत्नों को लेकर वैद्य के पास गया और सावधानी से उन रत्नों की थैली ललित की मर्जी अनुसार दोनों जांघों के मांस में सिलवा दी और ऊपर टाके लगवा दिए। वैद्य की फीस देने के बाद ललित के पास केवल राह खर्च के पैसे ही बच गए। वह रात को घर गया और सो गया। अब वह सुबह सेठ जी से विदा लेकर अपने घर की ओर निकलता है। चलते समय उसे बरसों पहले फकीर की शिक्षा याद आ गई, जिसके कारण उसे जाते समय जंगल में जान बच पाए। इतने वर्षों बाद उसने अपने गांव में जाना इतना आसान नहीं था। अब वहाँ एक रथ जाता मिल गया। रथ वाले से बात करने के लिए किराए पर उसने यात्रा की अनुमति मिल गई। जब रथ के ड्राइवर ने ललित को देखा तो मन में लालच आ गया कि जरूर यह आदमी वर्षों से यहाँ के बाद यहाँ आया, इसके पास बहुत सारा धन होगा, लेकिन कहाँ यह पता नहीं चल रहा। इसलिए उसने उसे उल्टा दिमाग घुमाया और वह ड्राइवर के एक कपटी स्वभाव का आदमी था। ललित के पहने हुए वस्त्र आदि को देखकर वह समझ गया कि कोई मोटी असामी है। यह देखकर वह काफ़ी साल बाद घर लौटने का अर्थ यह भी है कि सारा धन भी होगा इसके पास, क्योंकि घर से दूर प्रदेश में आदमी धन कमाने के लिए ही तो जाता है। ड्राइवर ने ललित से कहा, बाबू आपको गांव जाना है, पर अभी तो रात हो गई है, इस समय तो आपके गांव की कोई सवारी नहीं मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि आप रात भर यहीं रुक जाएं। कल सुबह मुझे आपके गांव ही जाना है, मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा। ललित ने कहा, चाचा रात को ठहरने के लिए मुझे किसी अच्छी जगह ले चलो, सुबह मैं आपके साथ अपने गांव चलूँगा। ड्राइवर ने कहा, बाबू मुझे तो ठहरने के लिए ऐसी किसी जगह का पता नहीं जो अनजान यात्री के लिए सुरक्षित भी हो। इससे पहले मैं 1-2 जगह यात्रियों को ठहरा चुका हूँ, मगर बाद में सुनने में आया कि सराय वालों ने लूट लिया, पीट लिया। पता नहीं बेचारे कैसे घर पहुँचे होंगे। इस बात से मैं अभी बहुत दुख में हूँ कि मैंने उन्हें सराय में छोड़कर आया था। तब उसे ड्राइवर की बात सुनकर ललित थोड़ा घबरा गया। उसने ड्राइवर से पूछा, चाचा तो फिर आप ही बताओ रात को कहाँ ठहरना चाहिए, जिससे मैं आज रात बिताकर सुरक्षित अपने गांव पहुंच सकूं।
ड्राइवर ने कहा, बाबू आप बड़े आदमी हो, मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है। संस्कार आपके बताते हैं कि वरना एक गजवान को इतनी इजाज़त कौन देता है। आपने मुझे इज्जत दी, इसलिए मैं आपके प्रति जिम्मेवारी सी महसूस कर रहा हूँ। यदि आप ठीक समझो तो मुझ गरीब की कुटिया में किसी तरह रात गुजार लो। सुबह तो हम गांव के लिए निकल ही पड़ेंगे। मेरे घर में जो कुछ रूखा सूखा बन सकेगा मैं उसी से आपकी सेवा कर सकूँगा। इसलिए रात रुकने के लिए खाने का आपसे कुछ मूल्य भी नहीं लूँगा। ललित के पास कोई चारा भी नहीं था। उसने ड्राइवर के प्रस्ताव को स्वीकार किया। ड्राइवर उसे शहर के बाहर की एक बस्ती में अपने घर ले गया और वहां पहुंचकर उसने घर वालों से उसका परिचय करवा दिया। अपनी घरवाली को उसके लिए कुछ अच्छा सा भोजन बनाने को कहा। इस बीच ललित अपने बिल्ले के साथ आसपास घूमते हुए कई साल वाली फकीर की सीख फिर याद आई। शिक्षाओं को फिर से दोहराया। उसने जीवन में प्रयोग करने का संकल्प लिया। उसने देखा ड्राइवर का घर बस्ती के में एक किनारे पर था। यह देखकर वह अधिक सावधान हो गया और ललित अपने बिल्ले के साथ आसपास घूमने निकला। तो ड्राइवर ने अपनी पत्नी को ललित के बारे में बताया कि यह लड़का बरसों बाद गांव में अपने घर आया है। ऐसे निश्चय करके इसके पास कुछ बड़ी रकम जरूर होगी। तब अगर वह किसी तरह रकम झटक ली जाए तो हमारी दरिद्रता बिल्कुल दूर हो जाएगी। ऐसा है। यह जानकारी ड्राइवर की पत्नी ने उससे पूछा कि किसी ने ललित के साथ घर में आते तो नहीं देखा। तब ड्राइवर ने बताया कि रात को घर आते समय शायद किसी ने उन दोनों को साथ में आते देखा हो। अब दोनों ने अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर किसी तरह ललित को दौलत को लेने का षड्यंत्र रच डाला। जब ललित आसपास घूम फिर कर वापिस आया तो खाना बन चुका था। ललित को देखते ही ड्राइवर ने उसे खाना खाने के लिए कहा। ललित हाथ पांव मुंह धोकर ड्राइवर के साथ खाने के लिए आसन पर बैठ गया। दोनों के सामने खाना परोसा गया। ललित को फकीर की दूसरी शिक्षा याद आ गई। उसने थाली के चारों ओर जल घुमाकर जमीन पर डाल दिया। इसके बाद अपने खाने में से 5 ग्रास निकाले और भोजन का वह भाग अपने पास बैठे हुए बिल्ले की ओर खिसका दिया। बिल्ले ने उसे खा लिया और ललित ने धीरे धीरे एक पूरी रोटी सब्जी के साथ उस बिल्ले को खिला दी। इसी दौरान जब ड्राइवर ने ललित की नज़र पड़ी तो नज़रें चुराता हुआ नजर आया कि ललित ने हंसते हुए कहा, यह बिल्ला मेरे साथ पिछले 12 साल से है और इस दौरान मैंने अपने चाहे रोटी ना खाई हो लेकिन कभी भूखा नहीं रखा बिल्ले को। इसे खिलाकर ही मैं खाना खाता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। मगर इसी बीच बिल्ला निधान होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर ललित तुरंत भोजन से उठ गया। ललित समझ चुका था कि खाने में कुछ तो है। बिल्ले को इस प्रकार मरते देखकर उसके आंसू निकल आए और यह देखकर ड्राइवर ने अपनी घरवाली की ओर देखकर कहा, यह क्या हुआ? क्या तुमने खाना देखभाल कर नहीं बनाया? यह बिल्ला कैसे मर गया? घरवाली ने जवाब दिया, जी पता नहीं, अंधेरे में सब्जी बनाते समय कोई जहरीला कीड़ा सब्जी में गिर गया होगा। उसके प्राण भी संकट में पड़ जाते और मेहमान के जीवन को खाने पीने का पाप भी हमारे सर लग जाता अगर यह मेहमान खाना खा लेता। ड्राइवर ने अपनी पत्नी से कहा, अब क्या होगा? हमें मेहमान को भूखा रखने का पाप नहीं लगेगा? ड्राइवर की घरवाली ने कहा, ऐसा कैसे? जी मैं अभी आपके लिए दोबारा खाना बनाती हूँ। ललित ने कहा, जी नहीं, अब मुझे कुछ नहीं खाना। यह बिल्ला पिछले कई वर्ष से मेरे दुख का साथी रहा है और अनेक मौक़ों पर इसने मेरा साथ दिया है। आज भी जाते जाते हम सब की जान बचा गया। बस किसी तरह रात गुजर जाए तो मैं अपने घर चला जाऊं।
यह देखकर ड्राइवर ने उस भोजन के लिए नहीं कहा, उसे भोजन के लिए नहीं कहा तो मैं अपने घर चला जाऊं। यह देखकर उसने पत्नी को उसके लिए बिस्तर बिछाने के लिए कहा। अब ललित को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने फकीर की तीसरी शिक्षा याद आई तो वह सावधान हो गया। वो चारपाई के पास गया। चारपाई पर लेटने से पहले उसने चादर को उतार कर झटकना शुरू किया तो उसने देखा कि चारपाई तो एक कुएं के ऊपर बिछी हुई है और उस पर कच्चे सूत की बुनाई की हुई है जो कि चादर झटकते ही टूट जाए। यह देखकर किसी ने के कुछ कहने से पहले ड्राइवर ने पत्नी को डांटते हुए कहने लगा, नालायक, तुझे हंसी मजाक ही सूझता है? अनजाने मेहमान से कभी ऐसे मजाक किया जाता है? चल जा, इस मेहमान के लिए आंगन के बीच में दूसरी चारपाई बिछा। इन घटनाओं से ललित समझ गया कि ठगों के घर में फंस गया, अब उसकी खैर नहीं है। यदि किसी तरह सकुशल निकलकर अपने घर पहुंच पाया तो ईश्वर की बहुत भारी कृपा होगी। उसने मन ही मन फकीर की बहुत बहुत धन्यवाद किया और शिक्षाओं को 3 बार उसकी जान बचाई। उसने ड्राइवर से कहा, मैं तो वैसे ही खाट पर नहीं सोता और जब मैं घर से निकला हूँ ज़मीन पर सोने की आदत बन गई है। चारपाई पर तो नींद ही नहीं आती और चादर उतार कर झटक रहा, कहीं ज़मीन पर बिछा सकूं, पर भोजन वाली घटना से तो ज़मीन पर सोना भी सुरक्षित नहीं लग रहा। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके मकान की छत पर अपनी चादर बिछाकर सोना पसंद करूंगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जहरीले जंतु नहीं पहुंच पाएंगे। ड्राइवर ने सोचा, यह तो अच्छी बात है, यह छत पर से भागकर कहाँ जाएगा? किसी भी तरह हम इसकी दौलत छीन लेंगे। इसलिए उसने ललित को छत पर सोने के लिए कह दिया। ललित ने सोचा कर छत पर सोना पसंद किया कि गर्मी का मौसम होने के कारण लोग छत पर सोना पसंद करते हैं। ऐसे में आसपास के लोगों की निगाह रहने लगी कि जीवन में कुछ विशेष खतरा नहीं होगा। ललित अपना सामान लेकर लेट गया। वह सोच रहा था कि एक ही दिन में उसके साथ कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, तो इसलिए मुझे सावधान और ज़्यादा रहना की आवश्यकता है। तीसरी शिक्षा याद करके वो तय किया कि आज रात बिल्कुल नहीं सोएगा। क्या पता रात में सोते समय क्या मुसीबत आ जाए, उसे हर मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। तब इधर ललित छत पर सोने गया, उधर ड्राइवर और उसका परिवार आपस में बातचीत करने लगे। अब ड्राइवर ने कहा, अब हम क्या करें, यह 2 बार तो बच गया, अब इसको हमारे ऊपर शक हो गया है। अब तो हम इसे छत पर खुलेआम मार भी नहीं सकते, चिल्ला पड़ा तो लोगों को पता चल जाएगा, सब के सारे के सारे मारे जाएंगे, लोग बता देंगे। वो अब उसे लूट पाना मुश्किल था। हमारे लिए मुसीबत हो सकती है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए यह मुसीबत। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब हमें इसकी दौलत को भूलकर इसे लूटने का इरादा त्याग देना चाहिए। ड्राइवर की पत्नी अनुभव होने के साथ साथ लालची भी थी। उस लालच के मारे बुरा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने कहा, जो काम किसी भी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता वह प्यार से हो सकता है। हमारी तीनों बेटियां जवान हैं और समझदार हैं, यह किसी भी तरह लड़के को बहला फुसलाकर अपने वश में कर लेंगी। अब लड़का जवान है, जल्दी बातों में आ जाएगा। आप जाकर आराम से सो जाओ, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा, भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम इतना बड़ा खतरा उठा ही रही हो तो दौलत हमारे साथ जरूर आनी चाहिए। ड्राइवर की घरवाली तीनों बेटियों को समझाने लगी और कहा, गर्मियों के मौसम में रात छोटी होती, इसलिए हमारे पास कुछ ही घंटे का समय है। थोड़े ही समय में इसकी दौलत हमारे पास आ जानी चाहिए। तुम तीनों उस लड़के को बहला फुसला कर उसकी दौलत निकालने का थोड़ा सा समय में ही उसकी दौलत को निकाल लो, बहला फुसला लो। आप ड्राइवर की सबसे बड़ी बेटी
बोली, माँ ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, यह काम तो मैं अकेली ही कर दूंगी, इन दोनों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जब मेरा समय हो जाए तो कुछ बर्तन गिराकर आवाज़ दे देना, यह सुनकर मैं वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद मेरी छोटी को कोशिश कर सके। चारों औरतों ने आपस में मिलकर कुछ तय कर लिया। इधर ललित छत पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था कि तब उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गया। मन ही मन एक विचार आया कि अब ना जाने कौन सी मुसीबत आ गई, परंतु यहाँ मुसीबत नहीं थी। यह तो बहुत सुंदर लड़की थी जिसने उसके सामने जहरीला भोजन परोसा था। बेटी ने भागकर ललित के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी छोटी सी गलती के कारण आपकी जान जा सकती थी। यह बात सुनकर ललित ने सरल स्वभाव से कहा, कोई बात नहीं देवी, होनी को कौन टाल सकता, जो कुछ बुरा हुआ नहीं हुआ तो तुम पछतावा कर रही हो। शायद इसी बहाने से मेरे प्यारे बिल्ले की मृत्यु लिखी थी, मगर रात के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? यदि तुम्हारे माता पिता ने देख लिया तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी जवान बेटी रात को यहाँ अजनबी के साथ है। बड़ी बेटी ने जवाब दिया, इस वक्त सब सो रहे हैं और मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि मैं तुम्हें यह बता सकूँ कि तुम मुझे उसी वक्त भाग गए थे जब शाम को बापूजी आपके साथ घर आए थे और मैं तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रही थी। मेरा दुर्भाग्य कि इस बीच में वह हादसा हो गया जिसका मुझे अफसोस है। ललित ने अब बड़ी बेटी को नाटक करते हुए कहा कि तुमने ये क्या कह दिया, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। चलो जैसी भगवान की मर्जी, जीवन भर ना सही, एक रात साथ ही सही, आज की रात के लिए तो मैं बस तुम्हारी ही हूँ। इस तरह सविता ने ना जाने कितने प्यार भरी बातें की। उन बातों के बीच में ललित की दौलत के बारे में जानने की कोशिश भी की, मगर ललित समझ रहा था, इसलिए उसने अपना सब भेद छिपा कर रखा। अब बड़ी बेटी कुछ ही समय में समझ गई कि ये सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। तब ललित पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने खुलेआम एक छुरा लेकर उसकी छाती पर सवार हो गई और धमकी देकर बोली, जल्दी से सब दौलत मेरे हवाले कर दो, नहीं तो गर्दन काट दूंगी। अब गर्दन काट कर रख दूंगी, यह सुनकर ललित को एक पल सकपका रह गया, लेकिन जल्दी उसने अपने आप को संभाल कर हंसते हुआ कहा, अरे तुम्हें किसने बहका दिया कि मेरे पास कोई दौलत है? मैं गरीब आदमी कमाने के लिए निकला था, दुनिया भर के धक्के खाकर परेशान होकर वापस घर जा रहा था। यह सोचकर अपने घर वापस लौट रहा था, किस्मत में धक्के ही खाने लिखे हैं तो दूसरे प्रदेश में न जाकर अपने ही देश में मेहनत मजदूरी करके खा लूँगा। किसी मुश्किल समय में पर या ज़रूरत पड़ने पर कम से कम अपने कुनबे के लोग तो मेरे साथ होंगे और कोई धोखे आसपास होंगे, किसी धोखे में मत रहना। मेरे पास कोई दौलत नहीं है। अब बड़ी बेटी ने छुरा उसके गले की तरफ ले जाते हुए फिर धमकी दी, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। मेरे द्वारा खाने में डाले गए जहर से तू बच गया, मगर मेरे इस छुरे से नहीं बचेगा। तब ललित ने हिम्मत करके कहा, देवी मुझे मारकर तुम्हें कोई दौलत नहीं मिलेगी। और तब क्या करेगी? उस ड्राइवर की बड़ी बेटी पैर पकड़कर रोने लगे। कहा, मुझे ऐसे लगा था कि आप बहुत अमीर हैं, इसलिए मैं आपके पास आ गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप यह बात मेरे घर वालों को मत बताना, वरना वह मुझे मार देंगे। तभी ललित ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर आगे किसी के साथ ऐसा मत करना। तब ड्राइवर की पत्नी को सब सच बताती है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वह गरीब आदमी है। ड्राइवर की पत्नी कहती है कि कोई भी ऐसे क्यों बताए कि उसके पास धन संपदा है। तब बड़ी बेटी ने कहा कि मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी, मैंने पूरी कोशिश की, अब मुझे नहीं हो पाएगा। अब मंचली बेटी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी उसकी तरफ, मुझे तो डर लगता है। उसकी छोटी बेटी कमला ने कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगी और कोशिश करके आऊंगी, हो सकता है कुछ दौलत ले लूं, कुछ मौज कर सकूं,
तब वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाती है। ललित उसे देखता है कि कोई ऊपर आ रहा है तो वह घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है। तब कमला उसके पास आ जाती है और उसे गले लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत प्यारे हो और बहुत ही अच्छे लगते हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब ललित समझ गया मुझे पैसा ही लेने के लिए आई थी। तब उसने कहा देखो तुम्हारे पीछे कौन सी इच्छा है। जैसे ही कमला ने पीछे मुड़कर देखा, ललित वहाँ पर छत पर बनी हुई सीढ़ियों से जल्दी से नीचे भाग गया और उनके घर से बाहर निकल गया। तब भागता रहा जब तक वह उस गांव से बाहर नहीं गया। ड्राइवर और उसका परिवार समझ पाता, इससे पहले वह बहुत आगे निकल चुका था। ड्राइवर और ड्राइवर की पत्नी और उसकी बेटियां बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि उनके हाथ से पैसा निकल गया। लेकिन ऐसा थोड़े होता है, जब घर आया हुआ मेहमान तो भगवान के बराबर होता है। कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी उसका अपमान करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहिए। जब उसे भगवान के समान मानकर उसकी सेवा करनी, नहीं तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने गांव पहुंच गया। अब वह गांव पहुंचते ही उसने मंदिर की तरफ, बाहर बने मंदिर की तरफ गया और उसने पूछा यहाँ 12 साल पहले एक भिखारी रहता था, वह कहाँ गया। आसपास के लोगों ने बताया कि उस दिन के बाद भिखारी को तो हमने देखा ही नहीं, भिखारी को हमने देखा नहीं। तो उसने अपने सामने ललित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास में एक पुराने खंडर से एक आदमी बाहर निकल कर आ रहा था और देखा तो वह फकीर ही लग रहा था। तब ललित ने तुरंत झुककर उस फकीर के पैर छू लिए। फकीर ने हंसकर उसकी ओर देखा और पूछा बेटा तुझे मेरी शिक्षाएं याद हैं? तब उत्तर दिया गुरुजी सब याद हैं, आपकी शिक्षाओं की बदौलत ही मैं जीवित हूँ और आज यहाँ खड़ा हूँ। मुझे आपकी एक एक शिक्षा याद है, क्या मैं आपको सुनाऊं? फकीर फिर से हंस पड़ा और बोला चल सुना, मैं भी देखूं तुझे क्या क्या याद है। ललित ने सुनाना शुरू किया। गुरुजी आपकी पहली शिक्षा थी कोई यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए, आदमी नहीं तो जानवर साथ हो, लेकिन साथी अवश्य होना चाहिए। आपने दूसरी शिक्षा दी अनजान जगह पर खाना खाते समय से पहले अपने भोजन में से कुछ भाग निकालकर पशु पक्षी को दे देना चाहिए। उसके बाद तीसरी शिक्षा दी थी कि अनजान जगह पर सोते समय अपनी खाट चादर अपने हाथों से झाड़ बिछा लेनी चाहिए। चौथी शिक्षा दी मुसीबत के समय विवेक ही सबसे अच्छा मित्र है, अर्थात ठंडे दिमाग से सोच समझकर मुसीबत से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। गुरुजी आपकी दी हुई इन शिक्षाओं से मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मेरी जान व माल बच गई। फकीर ने हंसते हुए कहा बेटा तुमने एक मामूली फकीर की शिक्षा इतने दिनों तक याद रखी, यह बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल तो लोग पीठ फेरते ही इंसान को भूल जाते हैं। याद रखना तो बहुत दूर की बात है। बेटा तू कल नेक और समझदार इंसान है। अच्छा चल आज मुफ्त में मेरी एक बात और सुन ले। हमेशा याद रखना कि रिश्तेदारों का असली व्यवहार तब सामने आता है जब आदमी गरीब हो, बेटा पास हो तो हजारों मित्र बन जाते हैं। अब मगर खास मित्र या असली रिश्तेदार वही होता है जो गरीब समय में मुंह ना फेरे और हर संभव तरीके से मदद करे। इतना कहकर फकीर बाबा चुप हो गए। तब ललित के चेहरे के भाव देखने लगे। फकीर बाबा को अपनी तरफ आते देख ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखूँगा कि इससे ललित ने अपने पास बचे हुए सारे रुपए उस फकीर बाबा को दे दिए। उसने फकीर के चरण छुए। बाबा अब आपके दर्शन फिर कब होंगे? फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा अब मेरा काम पूरा हो गया, अब तू भी सियाना हो गया, अब तुझे ज़रूरत नहीं रही।
अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकूँगा। जीवन में नेकी करते रहना, कभी धोखा नहीं खाएगा। आज तक मेरी नेकी ने ही तुझे बचाया है। मेरा तो बस बहाना था, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। यह कहकर फकीर तेजी से पलटा और वहाँ से चल दिया। ललित ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर रमता जोगी और बहता पानी कब किसी के रोके रुका। मंदिर का पुजारी नज़दीक ही सब कुछ देख रहा था। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जो फकीर पिछले 12 साल में एक बार भी मंदिर या नगर में दिखाई नहीं दिया, वह ललित के प्रदेश जाते वक्त और फिर ललित के वापस अचानक आते ही कहाँ से आ गया। अब ललित के पास पुजारी आया और बोला, बेटा तुम ही भाग्यवान हो जो यहाँ यह सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं एक फकीर के रूप में शिक्षा देने आए। जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। पुजारी ने अनायासी भगवान के सामने रखे फूल उठाकर ललित को प्रसाद के रूप में भेंट दिए। फकीर के जाने के बाद ललित ने पुजारी से मिले फूल अपने माथे से लगाकर थैले में डाल लिए। फकीर से मिलने के बाद उसे एक शांति की अनुभूति सी हो रही थी। वह आगे के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि घर किस तरह जाया जाए। अपने बचपन में घटी घटनाओं को याद करके वह सोचने लगा कि घर वापस जाने का रास्ता पता नहीं। उसके साथ चाचा चाची कैसा व्यवहार करेंगे, उसके चचेरे भाई बहन उससे कैसे मिलेंगे, यह सब तो मुझे घर जाने के बाद ही पता चलेगा। किसी का उपहार ले जाने के लिए धन की भी नहीं है। वह घर जाने के लिए गया तो मन में फकीर की आज ही की दी गई शिक्षा याद आई। परखने की बात याद आ गई। उसने सोचा, यदि मैं धन उपहार लेकर घर जाऊंगा तो शायद मुझे वहाँ अच्छा व्यवहार ही मिलेगा, मगर अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे वस्त्र भी फट गए हैं और कंधे में खंजर का घाव भी है। देखते हैं मुझे हालत में देखकर लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह सोचकर सबसे पहले उसने शाम के समय अपने चाचा के पास दुकान पर जाने की सोची। इसके साथ ही उसने सोच लिया कि अगर चाचा का व्यवहार अच्छा होगा तभी घर जाऊंगा, नहीं तो अपने लिए कुछ और ही व्यवस्था करने की सोचूंगा। तब अपना समय व्यतीत करने लगा। वह शाम को निरुद्देश होकर शहर से इधर उधर घूमने लगा और फिर फकीर घूमता रहा तो फकीर को जो दे दिए थे उसने वह दान भी भूखा ही रहा। अब वह धीरे धीरे चलता रहा। चाचा की दुकान के पास पहुंच गया। दुकान के सामने चबूतरे पर गिर पड़ा। ललित के गिरने की आवाज़ सुनकर उसके चाचा दुकान से बाहर आए। नौकर को आवाज़ देकर पानी का लोटा मंगवाया और पानी के छींटे मारे ललित को होश में ले आए। तब सेठ चाचा रामलाल ललित को पहचान नहीं पाए थे। इतनी देर ललित के चारों तरफ कई लोग इकट्ठे हो गए। वह लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। सेठ ने ललित को गुड़ और पानी दिया। गुड़ खाकर पानी पीकर ललित कुछ सचेत सा हो गया। सेठ चाचा रामलाल ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? ललित ने जवाब दिया, सेठ जी बस ऐसा समझ लीजिए कि किस्मत का मारा हूँ। बस मेरा इतना ही परिचय है कि कुछ भी इस दुनिया जहान में भटक कर फिर से अपने गांव में तो आ गया। पता नहीं अब मुझे यहाँ ठिकाना मिलेगा या नहीं। सेठ चाचा रामलाल को उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी तो उन्होंने ध्यान से देखा। सेठ मोहनलाल ने ललित को तुरंत पहचान लिया। ललित की आवाज़ सुनकर उसे अपने सामने पाकर आंखों से आंसू टपक गए। उनके मुंह से निकला, ललित बेटा तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? इतने दिन तुम कहाँ थे? इतने दिनों से तुम्हें हमारी एक बार भी याद नहीं आई। तब चाचा रामलाल ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। ललित को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद सेठ ने कहा, चल बेटा अपने घर चल, तेरे बिना हमारा घर बिल्कुल सूना है। तेरी चाची भी बरसों से तेरे वापस आने की राह देख रही है। अब खुद ललित को लेकर घर की ओर चल पड़े। दोनों के मन में ढेर सारे सवाल थे मगर दोनों ही कुछ भी नहीं कह रहे थे। ललित शायद सेठ चाचा के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार के बारे में
और चाची के 12 साल पहले के व्यवहार के बारे में सोच रहा था। तभी दूसरी ओर सेठ चाचा रामलाल शायद इसलिए कुछ कहते डर रहे थे कि ललित को फिर न जाने बुरा लग जाए और घर जाने से इनकार ना कर दे। जल्दी दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर दरवाजे से ही सेठ चाचा ने आवाज़ लगाई, संतोषी, अरे भाग्यवान, कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। अंदर से उसकी चाची संतोषी की आवाज़ आई, कौन आएगा जी, कोई भी आए, मुझे उससे क्या, मेरा बेटा तो नहीं आया, ना मेरा ललित आया और ना आएगा। मैंने उसके साथ बर्ताव ही ऐसा किया, मैंने उन्हें अपने हाथों से मारा और मेरे हाथ उस वक्त टूट क्यों नहीं गए। संतोषी ने अंदर से ही जवाब दिया और रोते हुए अपने हाथों से को धरती पर पटकने लगी। अब ललित को अपने चाचा चाची के प्यार पर कोई संदेह नहीं रहा। वह तेजी से घर में घुसा और आगे जाकर अपनी चाची के हाथ पकड़ लिए और वह बोला, चाची, मेरी प्यारी चाची, मैं तुम्हारा ललित ही हूँ। चाची, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ललित को इस प्रकार अचानक अपने सामने देखकर चाची संतोषी को भरोसा नहीं हो रहा था। ललित को देखकर उसने कहा, मेरा बेटा आ गया? हाँ, क्या मेरा ललित आ गया? यह मेरा बेटा ही है, मुझे लगता है। माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे बहुत मारा, बेटा मुझे माफ़ कर दे। यह कहकर संतोषी ने ललित के पांव पकड़ लिया। अब ललित को बहुत ही संकोच रहा, चाची उसके पांव क्यों पकड़ रही है और माफ़ी क्यों मांग रही है? मगर उसने ऐसा ही किया। ललित की माँ होती तो क्या गलती पर वह उसे नहीं डांटती, नहीं मारती? हाँ, ज़रूर मारती, मगर शायद इतना नहीं कि जितना चाची ने उसे मारा होगा। मगर वह बहुत साल पहले की बात हो गई है। आज चाची को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। ललित को ने अपने पैर दूर किए और चाची को अपने गले लगा लिया। वह कहने लगा, चाची मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही है। मुझे ऊपर से यह बचपना था कि मैं घर छोड़कर भाग गया। चाची मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी गलती के कारण बहुत कुछ दुख उठाया है और तुम्हारे से दूर जाने के बाद मैं चैन से भी नहीं सो पाया। देखो, दुनिया में धक्के खाकर फिर से तुम्हारी गोद में मैं वापस आ गया हूँ और वापस आकर मुझे चैन मिला है। चाचा चाची सोच रहे, ललित यह सब कुछ क्या कह रहा? वह सोच रही, पता नहीं मेरे लाल ने कि हमारे कारण कितने दुख सहे होंगे। चाची की यह बातें सुनकर इस प्रकार रोते देख ललित सोचने लगा, ऐसा तो केवल जन्म देने वाली माँ के साथ ही होता है। क्या चाची सचमुच अपना बेटा मानने लग गई? अब तो ललित की आंखों से भी आंसू बहने लग गए। अब तक तो सेठ चाचा रामलाल भी आंसू रोके हुए थे, परंतु दोनों को रोते देख उनकी आंखों का बांध, सबर का बांध टूट गया और आंसू आने लगे। वह इचक इचक कर रोने लगे। उनकी यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि यह क्या हो रहा है, क्या कहें क्या करें। वे तीनों न जाने कितनी देर तक रोते रहे। जब चाची ललित से कह रही, बेटा वादा कर, अब तू अपनी चाची को छोड़ कर नहीं जाएगा और ध्यान रखना, अब की बार तू छोड़ कर गया तो चाची को जिंदा नहीं देख पाएगा। शायद अभी तक मैं तुझसे माफ़ी मांगने के लिए ही जिंदा थी। तू अब मुझे माफ़ कर दे बेटा, बस एक बात यह कह दे, तूने मुझे माफ़ कर दिया। तो चाची की जिद को देखकर ललित को कहना पड़ा, अच्छा चाची, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ललित ने हंसकर कहा, चाची अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। चाची बोली, अरे मुझे मना रहा है, अच्छा चल मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया, अब बता क्या खाएगा, तेरे लिए क्या बनाऊं? अब इतने दिनों बाद खाना नहीं बनाया, पता नहीं कैसा बनेगा। ललित ने, चाची तुम अपने हाथों से जो भी बनाओगी मेरे लिए वही अमृत होगा, मगर जो भी जल्दी बनाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। आखिर मैंने तो बरसों से खाना नहीं खाया है। माँ बेटे का सारा गिला शिकवा दूर हो गया, आंसुओं के साथ बह गया, दोनों का हृदय निर्मल हो गया। उसके बाद चाची ललित के लिए खाना बनाने चली गई। चाची संतोषी, जो ललित के लिए खाना बनाने से पहले बहुत कमज़ोर थी और कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, उसे देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है।
वह तो बहुत खुश थी और आज रात को ललित के लिए मनपसंद बाजरे की रोटी और दाल बनाने का फैसला किया। इधर से सेठ चाचा भी चकित और ललित के आते ही संतोषी में न जाने कहाँ से एकदम ढेर सारी ऊर्जा आ गई। खाना बनाने वाली सेविका वह भी रसोई में ही थी। वह इस सारे घटनाक्रम को आश्चर्य के साथ देख रही थी। मालकिन की फुर्ती और रसोई बनाने की कोशिश तो वह पहली बार देख रही थी। सेठ जी ने सेविका को बुलाकर संतोषी का ध्यान रखने के लिए कहा, क्योंकि काफ़ी समय से संतोषी ना तो ठीक खा रही थी, ना ही उसकी तबीयत ठीक थी। इधर सेठ जी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह बात शुरू करे तो कैसे करे। मन में तो हजारों सवाल आ रहे थे। वह जानते थे कि ललित यहाँ से कहाँ गया था, वहाँ क्या किया, फिर वापस आने में कैसे आया। सवाल उसके दिमाग में घूम रही थी। इधर ललित की निगाह भी घर के चारों तरफ घूम रही थी। वह न जाने क्या देखना चाहता था। सेठ चाचा रामलाल ने उसे इस प्रकार चारों तरफ देखते पाकर उससे पूछ लिया, बेटा क्या बात है, तुम चारों तरफ क्या देख रही हो? ललित ने जवाब देते हुए पूछा लिया, चाचा जी मैं तो अपने भाई बहनों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। चाचा बोले, बेटा कैसा भाई बहन? तुम्हारे जाने के बाद संतोषी को कोई संतान नहीं हुई। बाद में वैद्य जी को दिखाने पर वैद्य जी का कहना कि संतोषी को तो संतान हो नहीं सकती। उसके बाद तो वह पागल सी हो गई थी और दिन रात बस तुम्हें याद करके रोती रहती। कुछ रिश्तेदारों जानकारों ने किसी बच्चे को गोद लेने की सलाह भी दी, मगर संतोषी ने साफ मना कर दिया। उसने उन्हें कह दिया कि मेरा बेटा ललित मेरी गोद में वापस आएगा या नहीं तो कोई भी नहीं। यह कहते कहते चाचा जी की आंखों से आंसू टपकने लग गए। उसके बाद ललित ने चाचा जी को गले लगा लिया और कहा, चाचा जी अब आप क्यों रोते हो? मैं वापस आ गया ना, जल्दी ही चाची भी ठीक हो जाएगी। भावुक होकर चाचा जी कहने लगे, हाँ बेटा बहुत हो गया, अब मुझसे भी संभला नहीं जा रहा। तुम वापस आ गए, अब तुम अपनी विरासत को, घर दुकान को, दोनों को संभालो। अब चाचा चाची ललित सभी खुशी से जीवन जीने लगे। तभी अचानक उनके घर पर एक नाई आया। नाई को देखते ही लड़का ललित कमरे में छिप गया और नाई ने ललित के चाचा से कहा कि आपके बेटे के लिए रिश्ता आया है। तब चाचा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि शादी की तारीख बताओ, हम तो भूल ही गए थे कि हमारे ललित का रिश्ता बचपन में ही हो गया था। तब सभी लोग आपस में मुंह मीठा करते हैं और नाई चला जाता है। तब दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू होती है। एक दिन शादी का समय आ जाता है। ललित दूल्हा बनकर नंदनी के द्वार पर जाता है। तब उसके चेहरे पर सेहरा होता है, जिसके कारण उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता। अब उन दोनों की शादी हो जाती है और सब शादी के बाद खाना खाने की बारी आती है तो उसके चेहरे से सेहरा हटाया जाता है। इसका सेहरा हटते ही सब लोग देखने लग जाते हैं और सब कहते हैं कि हर्ष और नंदनी कहती हैं कि यह तो हमारा ही नौकर है। तब नंदनी के माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। तब नंदनी के पिता बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि बेटा हर्ष तुम दूल्हा बनकर कैसे आए? ललित ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। अब सब लोग बहुत ही खुश थे। ललित का कहना था कि जब मुझे अपनी सच्चाई पता चली कि मेरा रिश्ता बचपन में ही हो गया, तब मैं अपने परिवार के पास वापस चला गया और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नंदनी जैसी लड़की मिली है। तब नंदनी भी कहती कि आप इतने अच्छे परिवार के थे लेकिन फिर भी हमारे घर में नौकर का काम किया। मैं आपकी सरलता से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ना तो घमंड किया ना। और मैं तब ललित नंदनी के माता पिता को बताता कि संयोग से ही यहाँ पहुँचकर आपके यहाँ नौकरी कर रहा था। कुछ दिन पहले तक तो मुझे पता नहीं था कि नंदनी मेरी होने वाली पत्नी है।
और मैं अपनी ससुराल में नौकरी कर रहा। पिछले दिनों जब सेठ जी ने नाई को नंदनी के ससुराल भेजने के लिए बुलाया, तब मुझे पता चला। यह सब लगने लगा कि बाद में तो मुझे अपने घर वापस जाना ही चाहिए, और मैं यदि नहीं जाता तो बारात लेकर कौन आता। जल्दी पूरी बात पूरे परिवार रिश्तेदारों में फैल गई, और नंदनी के माता पिता यह जानकर बहुत खुश हुए कि दामाद के रूप में ही उन्हें अपना हर्ष मिल गया, जिसे वह अपना दामाद बनाना चाहते थे। दूर दूर और ललित के चाचा चाची सभी जानने के लिए बहुत हैरान थे। उनका बेटा ललित इस घर में नौकर के रूप में कार्य कर रहा था। दोनों परिवार बहुत खुश थे। इसके बाद खुशी खुशी शादी की सारी रस्में निभाई गई और उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। और ललित की चाची संतोषी अपनी बहू को बहुत प्यार करती है और अपने बेटे ललित को भी। ललित को के वीरान पड़े घर में खुशियों का बसेरा बन चुका। चाचा चाची ललित सब लोग खुश थे। अब चाची संतोषी को अपना घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। चाची इतना खुश थी कि वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। एक मित्रों, घर एक तभी स्वर्ग बनता है जब घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ दें। और ज़िंदगी में कोई भी यात्रा अकेली नहीं करनी चाहिए। आदमी नहीं तो कोई जानवर सही, लेकिन साथी अवश्य होना चाहिए। कोई अगर साथ हो तो मुसीबत में काम आता है, कम हो जाती है। किसी अनजान जगह पर खाना खाते समय खुद खाने से पहले भोजन किसी जीव जंतु को भी डाल देना चाहिए, और इसका परिणाम यह आप लोग देख ही चुके हो। अनजान जगह पर सोते समय अपनी चारपाई हमेशा बिछा कर ही सोना चाहिए। मुसीबत के समय विवेक नहीं खोना चाहिए और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। मुसीबत से निकलने का उपाय करना चाहिए। कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, वरना आजकल तो लोग पीठ फेरते ही भूल जाते हैं। किसी की बात याद रखना तो दूर, इस बात को हमेशा याद रखना कि रिश्तेदारों का असली व्यवहार तब सामने आता है जब आदमी गरीब हो जाता है। जब पैसा गाड़ी पास होता है तो हजारों मित्र बन जाते हैं, मगर खास मित्र या असली रिश्तेदार वही होता है जो गरीबी के समय मुंह ना फेरे, हर संभव तरीके से मदद करे। तो मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, और यह शिक्षाप्रद कहानी थी। ताकि राम राम, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली ऐसी मोटिवेशनल वीडियो में के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।